गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग शुरू कर चुके हैं 10th क्लास से इकोनॉमिक्स की बुक जिसका नाम है आर्थिक विकास की समझ। इसका फर्स्ट लेसन हम लोग डिस्कस कर चुके थे जिसका नाम था विकास डेवलपमेंट। आज हम शुरू करेंगे इसका सेकंड लेसन भारतीय अर्थव्यवस्था की अक्षेत्रक। भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों से जुड़ी हुई है, किन किन क्षेत्रों में काम करती है। मुख्य रूप से हम लोग इस लेसन में जानेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। किस क्षेत्र में कौन लोग लगे हुए हैं, आइए चर्चा करते हैं। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र, काम करने की जो इकोनॉमिक स्थिति है लोगों की, उसके क्षेत्र क्या है। निम्न चित्रों को देखें, ये चित्र दिखाए गए हैं इसमें। ये इनके काम है। आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्य पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियां वस्तु का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती हैं। ये गतिविधियां हमारे चारों ओर हर समय संपादित होती हैं। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं। इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरीकों से वर्गीकृत किया गया है। देखिए, कुम्हार है, ईंटें बना रहे हैं। एक शॉपर है, गारमेंट शॉपर है, महिला काम कर रही है। कपास की जो गांठें होती हैं उन्हें चुन रही है। मजदूरी कर कुली का काम कर रहे हैं। अखबार सेल कर रहा है, मैगजीन सेल कर रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती। ये एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है, अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रियाएं एवं चारा आदि की उपलब्धता में निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। एक नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे। इसी प्रकार खनिज और असंख्य प्राकृतिक उत्पाद हैं। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। 1 नंबर के लिए प्राथमिक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ये दिए गए प्राथमिक क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, प्राथमिक प्राकृतिक वस्तुएं उत्पादित करता है। ये द्वितीयक क्षेत्र के दिए गए हैं, दूसरे क्षेत्र में है, और ये है तीसरा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि के बारे में जाना हमने। प्राथमिक क्यों? क्योंकि उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। क्योंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र की जगह अगर आपको दे दिया जाए कृषि एवं सहायक क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय, बात वही है, क्योंकि ये भी हमारा एक प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित कर दिया जाए। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है, जहां यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं दूध है, दूध को जब तक दही बनाने के लिए उसमें खट्टा नहीं मिलाया जाएगा तब तक वो दही का रूप नहीं लेगा, यूं मान सकते हैं। यानी कि एक रूप से जब वस्तु का रूप बदलता है, प्राकृतिक उत्पादों, प्रकृति से मिली वस्तुओं को जब मनुष्य अपनी मेहनत से चेंज कर देता है, द्वितीय क्रिया की बात कर सकते हैं। यह प्रक्रिया किसी कारखाना, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं। गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। क्योंकि हम क्षेत्र का क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरे क्षेत्र के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रीज के बारे में बात की है, जहाँ सामान तैयार किया जाता है।
प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की तीसरी कोटि भी आती है, तृतीयक क्षेत्र कहते हैं और उपयुक्त दो क्षेत्रों से विभिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती हैं। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेता को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तुओं को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने का, पत्राचार या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं, क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं की बजाय सेवाओं का सृजन करती हैं, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तीनों के लिए अलग अलग नाम निर्धारित किए। प्राथमिक क्षेत्र कह लें या उसके लिए जो दूसरा नाम प्रयोग किया गया था कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा गया था। दूसरा क्षेत्र जो द्वितीय क्षेत्र कह लें या औद्योगिक क्षेत्र कह लें। तीसरे के लिए तृतीय क्षेत्र कह लें या सेवा क्षेत्र कह लें। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, नाई, मोची और वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। आर्थिक गतिविधियों में कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ये क्या प्रदर्शित करना चाहती है, इसको पूरा करने की बात कही गई है। फिर इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किए गए हैं। दर्जी है, टोकरी बनाने वाला, फल बनाने वाले, सारे इनमें से छांटने हैं, विभाजित करने हैं आपको, क्योंकि आपको समझ में आ जाना चाहिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी वस्तुएं आती है, द्वितीयक में कौन सी और तृतीयक में कौन सी। तृतीयक क्षेत्रों की तुलना, तीनों क्षेत्रों की तुलना की बात की। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। सहयोगी तो हैं लेकिन छोटे आकार के होते हैं। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की गणना हम कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल बृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या का योगफल कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बात है। आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों को सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। यदि 10,000 किलोग्राम गेहूं 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूं का मूल्य 80,000 रुपए होगा, और 10 रुपए प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपए होगा। इसी प्रकार तीनों क्षेत्रों में वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल ज्ञात किया जाता है। ध्यान रखें कि वहाँ एक सावधानी बरतने की जरूरत है। उत्पादित और बेची गई वस्तुएं की गणना करने की जरूरत नहीं है, केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की गणना की ही उचित है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है। मिल में गेहूं की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये किलो आटा बेच देता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी और तेल मिलाकर चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ता को 60 रुपये में बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, क्योंकि इसके बाद उसका कुछ और नहीं। बिस्कुट बनने के बाद मार्केट में गए और ग्राहक ने इसको खरीद कर यूज कर लिया, अर्थात वह वस्तु को उपभोक्ता तक पहुँचाती है। केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तु के विपरीत गेहूं और आटा जैसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तुएं अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती हैं। अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्कुट के मूल्य 60 रुपये में पहले से ही आटे का,
पहले से ही आटा का मूल्य 10 रुपये शामिल है, इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल हो जाता है। अतः गेहूं और आटे के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूं के रूप में, फिर आटे के रूप में, फिर अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में। तो मूल्य की कई बार गणना करते हैं तो उससे मूल्य अधिक हो जाएगा। इसीलिए अंतिम वस्तु, जो वस्तु का अंतिम रूप होता है, उसके मूल्य की गणना करने तो पिछले सारी जो रॉ मटेरियल था, कच्ची वस्तुएं थी, उनकी सभी की गणना उसमें हो जाती है। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसी कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से मनुष्यों और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करता है और तब जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, का अनुमान करता है। क्षेत्रफलों में ऐतिहासिक परिवर्तन भी होता है। सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र समृद्ध होता गया, वैसे वैसे पहले की तुलना अपेक्षाकृत अधिक होने लगी। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय की गतिविधियां बढ़ने लगी। अनेक लोग परिवहन, प्रशासक और सैनिक कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद थी जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। लंबे समय के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणाली के प्रचलन में कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। जो लोग पहले खेती के काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखाने में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जैसे कि आपने इतिहास में पढ़ा है, कारखानों में सस्ती दरों के उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पाद और रोजगार की दृष्टि से व्यक्तिगत क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि क्षेत्रों का महत्व परिवर्तित हुआ है। 100 वर्षों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्र से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है। भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है, विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के अनुरूप क्या भारत में भी परिवर्तित हुआ है? हम इसे अगले खंड में देखेंगे। भारत में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों की तुलना की गई है। कब से कब तक क्या रहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में बताया गया। प्राथमिक के लिए ब्लू कलर, उसके लिए ये रेड सा कलर है थोड़ा, उसके बाद ग्रीन कलर है तृतीयक क्षेत्र के लिए। दिखाया गया किस सन में कितना परसेंट इसमें डेवलपमेंट हुआ, चेंज आउट हुआ। अब जो हमारी जनसंख्या की बात करें, 13-14 की बात की गई इसमें सबसे ज़्यादा जो आश्रय ध्यान तृतीयक क्षेत्र में है। उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का बढ़ता महत्व 1973-74 से 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्र में हुई। 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र की प्रतिस्थापित करते हुए तृतीयक क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तृतीयक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? इसके कई कारण हो सकते हैं। प्राथमिक किसी भी देश के अनेक सेवाएं जैसे अस्पताल, शैक्षिक सेवाएं, डाकतार सेवा, थाना, कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा निगम इत्यादि की आवश्यकता होती है। उन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं का प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। द्वितीयक कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। तृतीयक जैसे जैसे आय बढ़ती है, कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्तरां, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यवसाय, प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू कर देते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ, विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण एवं अपरिहार्य हो गई। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। हम इन नवीन सेवाओं के प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे अध्याय 4 में।
अतः आपको याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र की सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो रही है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरह के लोगों को नियोजित करते हैं। एक ओर उन सेवकों की संख्या सीमित है जिसमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी दुकानें, मरम्मत कार्य, परिवहन जैसी सेवाओं में लगे हुए हैं। वे लोग बड़ी मुश्किल से जीविका निर्वाह कर पाते हैं और वे इन सेवाओं में इसलिए लगे हुए हैं, उनके पास कोई वैकल्पिक अवसर नहीं है। इस कारण सेवा क्षेत्र के केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। आप इनके बारे में अगले खंड में विस्तार से पढ़ेंगे। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं? हमने देखा था कि कौन से क्षेत्र की बात की गई, अधिकांश लोग किस क्षेत्र में कहाँ जुड़े हुए हैं। तीनों क्षेत्रों में प्रतिशत हिस्सेदारी प्रस्तुत करता है। अब आप 40 वर्षों में एक क्षेत्र को बदलते महत्व को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि अभी सकल घरेलू उत्पाद के तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोजगार में ऐसे ही परिवर्तन नहीं हुआ है। हर एक 3 वर्ष 1970-78 से 2017-18 और 2003 में तीनों क्षेत्रों के रोजगार की हिस्सेदारी वृद्धि करता है। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा ये होता है प्राथमिक क्षेत्र, ये दिखाया गया। देखिए लोग प्राथमिक क्षेत्र में जुड़े हुए। प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार का ऐसा ही एक क्षेत्र स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ? इसका कारण है कि द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं है, यानी कि दूसरे और तीसरे क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हैं। इसीलिए आज भी हमारे देश के अंदर लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यद्यपि इस अवधि में वस्तु और औद्योगिक उत्पाद में 3 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु औद्योगिक रोजगार में लगभग 3 गुना की वृद्धि हुई है। तृतीय क्षेत्र पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्र के उत्पादन में 14 गुना वृद्धि हुई, परंतु रोजगार में 5 गुना से कम वृद्धि हुई। देश के आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि में काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पाद में योगदान लगभग 1/6 भाग है। इसकी तुलना में द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में बाकी हिस्सा है, परंतु ये क्षेत्र कम लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं? क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतः यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोजगारी है। अल्प बेरोजगारी एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल के जरिए समझाया गया। एक छोटा किसान लक्ष्मी का उदाहरण लेते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है और ज्वार और अरहर जैसी फसलें उपजाती है। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं और रोजगार उपलब्ध नहीं है। आप देखिए प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है, बटा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोजगार प्राप्त नहीं है। यह अल्प बेरोजगारी की स्थिति है। यहाँ 5 में से अगर 2 लोग काम करें तब भी उतना ही उत्पादन हुआ, 3 लोगों को और कहीं रोजगार मिल जाए तो परिवार की आय बढ़ जाती है। जहाँ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं, इस प्रकार की बेरोजगारी को छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोजगारी जिनके पास कोई रोजगार नहीं है और बेकार बैठे हुए, ये से अलग है। खुली बेरोजगारी, उसे खुली कहा गया, इसे प्रश्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है, छिपी बेरोजगारी किसे कहते हैं? आवश्यकता जितना काम कर सकता है, अक्षमता से कम काम कर रहे व्यक्ति। अब मान लेते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी जमीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के एक या 2 सदस्य को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अधिक आय होती है, क्योंकि उसको छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की जरूरत नहीं थी। अगर 2 लोगों को चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। ये उदाहरण 2 में से किसी कारखाने में काम करने के लिए जा सकते हैं। एक बार फिर परिवार की कमाई में वृद्धि होगी और वे लोग अपनी भूमि से पहले जैसा उत्पादन करते रहेंगे। भारत में लक्ष्मी के लाखों किसान हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और दूसरे रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय में वृद्धि होगी और परिवार की कुल आय में वृद्धि हो जाएगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। तो उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र का ज़्यादा नैतिक श्रमिक है जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मतकारी जैसे रोजगार करते हैं और अन्य लोग असुविधा से विषम काम करते हैं। उनमें से कई रोजाना काम नहीं पाते। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते और कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहाँ पूरा दिन बिता देते हैं परंतु बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास बेहतर अवसर नहीं है। अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी कि रोजगार पैदा कैसे किए जाए। उपयुक्त चर्चा से हम देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की गंभीर स्थिति बनी हुई है।
कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें बिल्कुल रोजगार नहीं मिला है। लोगों के लिए रोजगार की वृद्धि कैसे की जा सकती है, हम कुछ तरीके को देखते हैं। हम लक्ष्मी और उसके 2 हेक्टेयर भूखंड का उदाहरण लेते हैं। परिवार की भूमि की सिंचाई हेतु एक कुएं का निर्माण करने के लिए सरकार कुछ मुद्रा व्यय कर सकती है या बैंक ऋण प्रदान कर सकता है। तब लक्ष्मी अपनी भूमि की सिंचित करने में सक्षम होगी और रबी मौसम में एक दूसरी फसल गेहूँ उपजाती है। हम मान लेते हैं कि 1 हेक्टेयर गेहूँ की फसल 2 लोगों को 50 दिनों तक रोजगार प्रदान करती है। अतः परिवार के 2 अन्य सदस्यों को अपनी जमीन में रोजगार मिल सकता है। हम मान लेते हैं कि कैसे कई खेतों की सिंचाई के लिए नए बांध का निर्माण किया जाता है अथवा एक नहर खोदी जाती है। इससे कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक सृजन अवसर पैदा हो जाएंगे और अब बेरोजगारी की समस्या अपने आप कम हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि लक्ष्मी और दूसरे किसान पहले की तुलना में अधिक उत्पादन करते हैं। उन्हें कुछ उत्पादन बेचने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें अपना उत्पाद नजदीक से शहर ले जाने की आवश्यकता हो सकती है। यदि सरकार परिवहन और फसलों के भंडारण पर अथवा बेहतर ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर कुछ पैसा निवेश करती है तो छोटे ट्रक सब जगह पहुंच सकते हैं। इस तरीके से लक्ष्मी जैसे अनेक किसान जिन्हें पानी की सुविधा उपलब्ध है फसलों की उपज और विक्रय कर सकते हैं। इस कार्य से केवल किसानों को ही नहीं रोजगार उपलब्ध होगा, बल्कि परिवहन और व्यापार जैसे सेवाओं में लगे लोगों को भी रोजगार प्राप्त होगा। लक्ष्मी की जरूरत केवल पानी तक ही सीमित नहीं है। खेती करने के लिए उसे बीज, उर्वरक, कृषिगत उपकरण और पानी निकालने के लिए पंप सेटों की जरूरत होगी। एक निर्धन किसान होने के कारण वह सब चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकती, इसलिए उसे साहूकार से पैसा उधार लेना होगा और उस ब्याज दर पर वापस करना होगा। स्थानीय बैंक उचित ब्याज दर पर उसे साख प्रदान करते। साख का मतलब होता है ऋण, उधार दे दे, ऋण दे दे, कर्ज दे दे, तो वह इन सभी चीज़ों को उचित समय पर खरीदने और उसकी अपनी भूमि पर खेती करने के सक्षम होगी। तात्पर्य यह है कि पानी के साथ साथ कृषि में सुधार के लिए किसानों को सस्ते कृषि साख भी प्रदान करने की जरूरत है। इसे नेक्स्ट लेसन आएगा 4 मुद्रा और साख, उसमें इसकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हम एक अन्य तरीके से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। वह तरीका है अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में उन उद्योगों और सेवाओं की पहचान करना जो उन्हें और उन्हें बढ़ावा देना, जहाँ बहुत अधिक लोग नियोजित किए जा सकें। उदाहरण के लिए मान लेते हैं अनेक किसान हर मटर उपजाने का निर्णय करते हैं। इनकी वसूली और प्रसंस्करण के लिए शहरों में विक्रय करने के लिए दाल मिल की स्थापना एक ऐसा ही उदाहरण है। शीत भंडारण गृहों के खुलने में किसानों को एक अवसर मिलेगा कि वे अपने आलू और प्याज जैसे उत्पाद का भंडारण कर सकेंगे और अच्छी कीमत मिलने पर बेच सकेंगे। वन क्षेत्र में निकटवर्ती गाँव में हम शहद संग्रहण केंद्र की शुरुआत कर सकते हैं, जहाँ किसान वनों से प्राप्त शहद बेच सकते हैं। सब्जियों और कृषिगत उत्पाद जैसे आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ, टमाटर, फल इत्यादि जिसे बाहरी बाजारों में बेचा जा सकता है, बेचा जा सके के लिए प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। यह अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित रोजगार में उद्योगों में रोजगार प्रदान करेगा। भारत में विद्यालय जाने की आयु 5 से 29 वर्ष में लगभग 60% बच्चे हैं। इनमें से 51% से अधिक लगभग ही विद्यालय जाते हैं। शेष विद्यालय नहीं जाते। वे या तो घर पर रहते होंगे या उनमें अधिकतर बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे होंगे। यदि वे बच्चे भी विद्यालय जाने लगें तो हमें और अधिक भवन और अध्यापक और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। योजना आयोग वर्तमान में जो नीति आयोग द्वारा किए गए एक अध्ययन से अनुसार अकेले शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 20 लाख रोजगार का सृजन किया जा सकता है। 20 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल सकता है। इस प्रकार यदि हमें स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले और अधिक डॉक्टर, नर्सों को स्वास्थ्य कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे रोजगार का सृजन, रोजगार उत्पन्न किया जा सकता है और प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है। हम विकास के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार कर पाने में भी सक्षम होंगे, जिन पर हम अध्याय 1 में चर्चा कर चुके हैं। प्रत्येक राज्य या प्रदेश में वहाँ निवासियों की आय और उनके रोजगार में वृद्धि करने की संभावना होती है। यह पर्यटन और क्षेत्रीय शिल्प उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी जैसी नवीन सेवाओं के माध्यम से हो सकता है। इसमें से कुछ के लिए समुचित योजना, सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए योजना आयोग या नीति आयोग के अध्ययन के अनुसार यदि पर्यटन क्षेत्र में सुधार होता है तो हम प्रति वर्ष 35 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार प्रदान कर सकते हैं। हम जानते हैं कि चर्चा किए हुए कुछ सुझावों के अमल में लंबा समय लगेगा, अतः छोटी अवधि के लिए हमें कुछ द्रुत उपायों की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अभी भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया था। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। 1 नंबर या 2 नंबर के लिए क्वेश्चन हो सकता है। ये क्या है, यह कब लागू किया गया? मनरेगा जिसे कहा जाता है।
2005 के अंतर्गत उन सभी लोगों को काम करने में सक्षम, जो काम करने में सक्षम हैं, जिन्हें काम की ज़रूरत है, को सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। अधिनियम के अंतर्गत इस तरह के कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्तम उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। संगठित और असंगठित क्षेत्र की बात करते हैं। अब क्षेत्रकों की हम बात कर चुके हैं। अब इसमें क्षेत्र में दो प्रकार से बात, संगठित और असंगठित। जो सरकार द्वारा संगठित न्यूट्रल होते हैं। अब हम आर्थिक कार्यों को विभाजित करने के लिए एक अन्य तरीकों का प्रदर्शन करते हैं। इसे लोगों में नियोजित होने के आधार पर देखते हैं। उन्हें काम करने की शर्तें क्या हैं, क्या कोई नियम और विनियम है जिनका उनके रोजगार के अंदर में अनुपालन किया जाता है। एक एग्जाम्पल दिया कांता का इसने। सुबह 9:30 बजे जाती है, 5:30 तक काम करती है, नियमित रूप से प्रत्येक माह तक वेतन पाती है। वेतन के अतिरिक्त सरकारी नियमों के तहत कमीशन की बात करती है। एक कमलकांत उसका पड़ोसी है जो सुबह 7:30 बजे दुकान पर जाता है और 8 बजे तक आता है। उसे अपनी मजदूरी के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता नहीं मिलता, कोई छुट्टी नहीं होती, उसकी औपचारिक पत्र नहीं मिलता उसे कोई। कांता संगठित क्षेत्र में काम करती है, सरकारी क्षेत्र में काम कर रही है। संगठित क्षेत्र में उद्योग और कार्य स्थान आते हैं जहाँ रोजगार की अवधि नियमित होती है और इसलिए लोगों के पास सुनिश्चित काम होता है। वे क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियम और विनियमों का अनुपालन करना होता है। इन नियम और विनियमों का अनेक विधियों जैसे कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम, दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम इत्यादि में उल्लेख किया गया है। इसे संगठित क्षेत्र कहते हैं क्योंकि इसकी कुछ औपचारिक प्रक्रिया कार्यविधि है। कुछ लोग किसी के द्वारा नियोजित नहीं होते बल्कि वे स्वयं काम कर सकते हैं, परंतु वे भी अपने को सरकार के समक्ष पंजीकृत कराते हैं और नियम और विनियमों का अनुपालन करते हैं। संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ मिलते हैं। उसमें एक निश्चित समय तक ही काम करने की आशा की जाती है। यदि वे अधिक काम करते हैं तो नियोक्ता द्वारा उन्हें अतिरिक्त वेतन दिया जाता है। वे नियोक्ता के से कई दूसरे लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये लाभ क्या है? वेतन, छुट्टी यानी कि छुट्टी के दिन भी से पैसे मिलते हैं, अवकाश काल में भुगतान, भविष्य निधि, सेवानुदान इत्यादि पाते हैं। वे चिकित्सीय लाभ पाने में हकदार होते हैं और नियमों के अनुसार कारखाना मालिक को पेयजल और सुरक्षित कार्य पर्यावरण जैसी सुविधाओं को सुनिश्चित करना होता है। जब वे सेवानिवृत्त होते हैं तो पेंशन भी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कमल असंगठित क्षेत्र में काम करता है। संगठित क्षेत्र छोटी छोटी और बिखरी इकाइयाँ हैं जो अधिकांश सरकारी नियंत्रण से बाहर होती है। ये बाहर होती है से निर्मित होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम तो होते हैं परंतु उनका अनुपालन नहीं होता। वे कम वेतन वाले रोजगार हैं और प्राय नियमित नहीं है। यहाँ अतिरिक्त समय में काम करने, सवेतन छुट्टी, अवकाश, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। श्रमिकों को बिना किसी कारण काम से हटाया जा सकता है। कुछ मौसमों में जब काम कम होता है तो कुछ लोगों को काम से छुट्टी दे दी जाती है। बहुत से लोग नियोक्ता की पसंद पर निर्भर करते हैं। अगर मालिक को काम पसंद है तो उसे रखेंगे, नहीं पसंद तो उसे निकाल सकते हैं। इस क्षेत्र में काफी संख्या में लोग अपने अपने छोटे कार्यों जैसे सड़कों का विक्रय करना, सड़कों पर विक्रय अथवा मरम्मत कार्य में नियोजित हैं। इसी प्रकार किसान अपने खेतों में काम करते हैं और जरूरत पड़ने पर मजदूरी पर श्रमिकों को लगाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र संगठित कुल इतने हैं, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र कुल इतने, कुल परसेंट क्या रहा। असंगठित क्षेत्र के श्रमिक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का संरक्षण कैसा हो? संगठित क्षेत्र अत्यधिक मांग पर ही रोजगार प्रस्तावित करता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में अत्यंत धीमी गति से वृद्धि हो रही है। यह भी आमतौर पर पाया जाता है कि संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। वे ऐसी रणनीति, कर, वचन और श्रमिकों को संरक्षण प्रदान करने वाली विधियों के अनुपालन से बचने के लिए बनाते हैं। परिणामतः बहुत से श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम करने के लिए विवश हुए हैं, जहां बहुत कम वेतन मिलता है, उनका प्राय शोषण किया जाता है और उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जाती है। उनकी आय कम और नियमित नहीं है। इस रोजगार में संरक्षण नहीं है और न ही उन्हें कोई लाभ है। इसमें कोई लाभ है। 1990 में
से यह देखा गया है कि संगठित क्षेत्र में बहुत अधिक श्रमिक अपना रोजगार खोते जा रहे हैं। ये लोग संगठित असंगठित क्षेत्र में कम वेतन में काम करने के लिए विवश हैं। अतः असंगठित क्षेत्र में और अधिक रोजगार की जरूरत के अलावा श्रमिकों को संरक्षण और सहायता की भी आवश्यकता होती है। ये लाचार लोग कौन है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है? ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र मुख्यतः भूमिहीन, जिनके पास भूमि नहीं है, कृषि श्रमिकों, छोटे और सीमांत किसानों, फसल बटाईदारों और कारीगरों, बुनकरों, लोहारों, बढ़ई और सुनार से रचित होता है। भारत में लगभग 80% ग्रामीण परिवार छोटे और सीमांत किसानों की श्रेणी में आते हैं। इन किसानों को समय से बीज, कृषि उपकरण, साख नस्लें, भंडारण सुविधा और विपणन केंद्र की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है। शहरी क्षेत्रों में संगठित क्षेत्र मुख्य लघु उद्योगों के श्रमिकों, निर्माण, व्यापार और परिवहन में कार्य, आकस्मिक श्रमिकों और सड़कों पर विक्रेता का काम करने वालों, सिर पर बोझा ढोने वालों, श्रमिकों, वस्त्र निर्माण करने वालों, कबाड़ उठाने वालों से रचित है। लघु उद्योगों को भी कच्चे माल की प्राप्ति और उद्योगों उत्पाद के विपणन के लिए सरकारी मदद की आवश्यकता होती है। आकस्मिक श्रमिकों को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में संरक्षण दिया जाने की जरूरत है। हम यह भी पाते हैं कि बहुसंख्यक श्रमिक अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियों से हैं, जो असंगठित क्षेत्र में रोजगार करते हैं। ये श्रमिक अनियमित और कम मजदूरी पर काम करने के अलावा सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं। अतः आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और सहायता अनिवार्य है। स्वामित्व पर आधारित। अब स्वामित्व पर आधारित हम उद्योगों की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्षेत्रों की हमने बात की। स्वामित्व, अब उन क्षेत्रों को स्वामित्व में उसके आधार पर बांटते हैं। अब क्षेत्र दो प्रकार में बांटे गए हैं मोस्टली। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र सभी के लिए और निजी क्षेत्र जो प्राइवेट है, किसी एक व्यक्ति की। आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रों में वर्गीकृत करने का एक अन्य तरीका हो सकता है। परिसंपत्तियों का स्वामी और सेवाओं की उपलब्धता के लिए जिम्मेदार व्यक्ति कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार की सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। निजी क्षेत्र की परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथ में होती है। एक व्यक्ति, निजी का मतलब होता है प्राइवेट। एक व्यक्ति हो सकता है, कुछ व्यक्ति मिलकर कर सकते हैं। रेलवे या डाकघर सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण है, जबकि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को अथवा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसी कंपनियां स्वामित्व में नहीं आती, निजी कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का ध्येय लाभ अर्जित करना होता है। इनकी सेवाओं को प्राप्त करने के लिए हमें इन एकल स्वामी और कंपनी को भुगतान करना पड़ता है। यस, निजी व्यक्ति, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक बिजनेस में एक दुकान खुली है, एक व्यक्ति ने दुकान खोली है 20-30 लाख रुपए लगाकर। वहाँ जो वो सेल करेगा वो अपने लिए करेगा। किस में कौन सी वस्तु बेचता है वो अपने लिए बेच रहा है, लेकिन जो सरकार की है, सरकार के अकॉर्डिंग जाएगी, वो सभी के लिए सेम होगा। सार्वजनिक क्षेत्र का ध्येय केवल लाभ कमाना नहीं होता। सरकार सेवाओं पर किए गए व्यय की भरपाई करो या अन्य तरीकों से करती है। आधुनिक दिनों में सरकार सभी तरह की गतिविधियों पर व्यय करती है। ये गतिविधियाँ क्या हैं? सरकार ऐसी गतिविधियों पर व्यय क्यों करती है? क्या कई ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु जिन्हें निजी क्षेत्र उचित कीमत पर नहीं कराते, उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं करा पाते। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ चीज़ों पर बहुत अधिक पैसा खर्च करने पड़ते हैं जो निजी क्षेत्रों की क्षमता से बाहर होती है। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हजारों लोगों से पैसा एकत्र करना भी आसान नहीं है। फिर यदि वे चीज़ों को उपलब्ध कराते हैं तो वे इसकी ऊंची कीमत वसूलते हैं। जैसे सड़क, पुल, रेलवे, समुद्री बंदरगाहों की बात करें, बिजली की बात करें, आदि का निर्माण, बड़े बांधों की बात करें, सिंचाई की सुविधा की बात करें, इसलिए इनके ऊपर प्राइवेट व्यक्ति पैसा नहीं लगा सकता। कुछ गतिविधियाँ ऐसी हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रों में उत्पादन और व्यवसायों को तब तक जारी नहीं कर सकते जब तक सरकार ने प्रोत्साहित नहीं करती है। ये होते हैं सरकार की जरूरत हो। जैसे हम प्राइवेट स्कूल की बात कर लें, कोई प्राइवेट स्कूल है, उसे मान्यता की जरूरत होगी चलाने के लिए। बिजली की उत्पादन मूल्य पर बिजली की बिक्री से बहुत से उद्योगों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में वृद्धि हो सकती है। अनेक इकाइयाँ, विशेषकर लघु इकाइयाँ मदद हो सकती है। यहाँ सरकार उस दर पर बिजली उपलब्ध कराना, उत्पादन और वितरण के लिए कदम उठाती है जिस पर ये उद्योग बिजली खरीद सकते हैं। सरकार लागत का कुछ अंश वहन करती है।
प्रकार भारत सरकार किसानों से उचित मूल्य पर गेहूं और चावल खरीदती है, इसे अपने गोदामों में भंडारित करती है और राशन दुकानों के माध्यम से राशन दुकान जो हमारे यहाँ राशन के डिपो खुले होते हैं उन्हें गरीब लोगों को सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराती है। सरकार लागत का पोषण से लेती है। अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना सरकार की अनिवार्यता है, जैसे सभी के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना, समुचित ढंग से विद्यालय चलाना, गुणवत्ता शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा पर उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। भारत में निरक्षरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है। फिर आता है भारत के लगभग आधे बच्चे कुपोषण के शिकार हैं और उनमें से 1/4 गंभीर रूप से बीमार हैं। हमने शिशु मृत्यु दर के बारे में पढ़ा है। उड़ीसा 41, मध्य प्रदेश 47, शिशु मृत्यु दर विश्व के निर्धनतम भागों से अधिक है। सरकार को मानव विकास के पक्षों जैसे सुरक्षित पेयजल की उपलब्ध, निर्धनता के लिए आवासीय सुविधा और भोजन और पोषण के पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार का यह भी कर्तव्य है कि वे बजट बढ़ाकर अत्यंत निर्धनों की और देश के पूर्णतः अपेक्षित भागों की देखभाल करें। ये था लेसन जिसमें हम लोगों ने पढ़े भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन क्षेत्रों पर डिपेंड है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे सहयोग करती है और कैसे काम करती है। फिर उन तीनों क्षेत्रों की बात की, तीनों क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन किया, कौन सा क्षेत्र आजकल चल रहा है। लेकिन आज भी हमारा देश आज़ादी के इतने साल के बाद भी कृषि के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। ये है इस लेसन से कुछ क्वेश्चन। एक नंबर के लिए कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं भाई। इसमें से ऐसे टाइप क्वेश्चनों की बात करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र शोधकर्ता दिखाई गई है, कृषि की समस्याएं अब ये दिखाया गया। इसमें देखिए कुछ अभी आज के क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे हम लोग। 6 क्वेश्चन, क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है? व्याख्या करें कैसे। हमने तीनों क्षेत्रों की बात की है। आइए, प्रत्येक क्षेत्र को रोजगार और सकल घरेलू उत्पाद पर ही क्यों केंद्रित करना चाहिए? यस। क्या अन्यवाद पदों का प्रशिक्षण किया जाए, इसके बारे में बात की जाए। यानी कि तीनों क्षेत्रों में रोजगार जरूरी है, रोजगार के बगैर तो कुछ भी काम नहीं चलेगा। फिर आता है तृतीय स्तर नए क्षेत्रों से कैसे भिन्न है। तीसरा क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र कहा गया, दोनों से कैसे भिन्न है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को उदाहरण देने इसमें खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी, खुली और छिपी बेरोजगारी। खुली से सभी को दिखाई दे रही, छिपी तो दिखाई नहीं दे रही। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीय क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा। क्या आप इससे सहमत हैं? उत्तर देना है इसके बारे में, अपने विचार देने इसके बारे में। भारत में सेवा क्षेत्र 2 विभिन्न प्रकार के लोग नियोजित करते हैं। ये लोग कौन से हैं, किस प्रकार के लोग इसमें शामिल होते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का शोषण किया जाता है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उत्तर देना है। असंगठित से हमने बात की थी ना, प्राइवेट और सरकारी। यहाँ प्राइवेट की बात की गई। असंगठित जो बिखरी हुई है, छोटी छोटी इकाई अर्थव्यवस्था में गतिविधियां रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की गई है। संगठित और असंगठित क्षेत्रों की समान रोजगार परिस्थितियों की तुलना करनी है। मनरेगा 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के उद्देश्य क्या थे। ये क्वेश्चन, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये था हमारा इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।